हेलो स्टूडेंट्स, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के गन शॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गन भर लिया है और ऐसा शॉट देने वाले हैं जो शॉट आपके बोर्ड एग्जाम पे बहुत भारी पड़ेगा। मतलब अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना और पूरा चैप्टर वाइज करना चाहते हो, मात्र 20 से 30 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट देख लो, क्योंकि इतनी सारी चीजें आज आपको पता चलने वाली हैं और इतना कम ड्यूरेशन में कि तुम बिलीव नहीं रखोगे। ये देखो, सारी चीजें हाथ से लिखी है, बहुत मेहनत लगा है, तो सपोर्ट बहुत जरूरी है बच्चों। ये देखो, ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, तुमको सिखाऊंगा और बहुत सारी प्रैक्टिस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। देख रहा है बच्चा? तो आजा, 28 स्लाइड है पूरा, फटाफट से गन शॉट करते हैं। सबसे पहला गन शॉट में पॉइंटर आता है, या पूरे चैप्टर का पहला पॉइंटर आता है स्थिर वैद्युतिकी। क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी? स्थिर वैद्युतिकी दो शब्दों से मिलकर बना है, स्थिर और वैद्युतिकी। स्थिर मतलब होता है रुका हुआ और वैद्युतिकी मतलब आवेश। तो जिस यूनिट के माध्यम से हम रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करें, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब ऐसा नहीं है कि आवेश स्थिर ही अवस्था में रहता है। आवेश तीन तरीके से रहता है। स्थिर आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान गतिमान आवेश वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। जैसे स्थिर आवेश एक चीज उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र, वैसे ही एक समान गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों उत्पन्न करता है। जबकि त्वरित आवेश जो होता है, मतलब एक्सेलरेटिंग चार्ज, जिसका मान समय के साथ बदलता है, जिसका वेग बदलता है, उसको त्वरित आवेश कहते हैं। ये तीन चीजें उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और एक स्पेशल टाइप की चीज भी उत्पन्न करता है, ये जिसको हम कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये है आवेश की तीन स्टेट्स। अब अगर हम आवेश के बारे में जानें तो कहने का मतलब यही है कि ये एक पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ का एक ऐसी क्वालिटी जो विद्युत में प्रभाव उत्पन्न करता है, एक स्पेशल टाइप का प्रभाव उत्पन्न करता है, जिसको वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। इसके अलावा चूंकि आवेश के प्रकार में आप पढ़ेंगे, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। आवेश एक अदिश राशि है, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक है, या एम्पियर इंटू मीटर भी होता है। इसका जो सूत्र होता है बच्चों, वो Q बराबर I इंटू टी होता है, ठीक है। इसका एक अन्य मात्रक एम्पियर इंटू मीटर, वीमा 80, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे और सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। आगे चलें तो देखो, अगर हम किसी वस्तु को आवेशित करें, इसका मतलब यही है कि उस वस्तु पे या तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो अगर कोई धनावेशित वस्तु है तो इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और जब किसी वस्तु से वो हटेंगे तभी वो पॉजिटिव होगा। तो धनात्मक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसके अलावा ऋणात्मक वस्तु में इलेक्ट्रॉन बाहर से वस्तु पे आते हैं, तो वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आए तो वस्तु ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी और उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। दो चीजें और हैं आवेश से रिलेटेड, एक है सजातीय आवेश, एक है विजातीय आवेश। सजातीय आवेश मतलब एक जैसे आवेश। अगर आवेश एक जैसे हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जैसे प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस प्रतिकर्षित करेगा। जबकि अगर विजातीय आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे प्लस माइनस या माइनस प्लस। इज इट क्लियर? अब आते हैं आवेशों के कुछ गुणधर्म पे। आवेशों के बहुत सारे गुणधर्म हैं, जैसे आवेशों का संरक्षण। किसी भी विलगित निकाय, विलगित समझते हो बच्चा, आइसोलेटेड, जिसमें बाहरी बलों का कोई प्रभाव ना पड़े, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे थर्मस होता है, उसमें पानी रखो ना तो वो गर्म रहता है, भले से बाहर का टेम्परेचर कितना भी ठंडा हो, क्योंकि बाहर के एनवायरमेंट का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है थर्मस के ऊपर। तो वो एक विलगित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ऐसे ही किसी विलगित निकाय में कुल जो आवेश है वो नियत होता है, ठीक है। इसी को कहते हैं आवेश का संरक्षण। तो ये है आवेश का संरक्षण, एक गुणधर्म है वैद्युत आवेश का। इसके अलावा क्वांटीकरण की किसी वस्तु पर आवेश का मान जो होता है वो इस प्रकृति में न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज N इंटू E के बराबर होगा। यानी कभी भी वस्तु पर 1.5 इलेक्ट्रॉन या 1.3 इलेक्ट्रॉन या 0.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n बराबर कोई पूर्णांक के रूप में ही होंगे। यह है क्वांटीकरण। अगला आवेश का गुणधर्म है योज्यता। योज्यता यह कहता है कि किसी एक वस्तु है, इसका पूरा का पूरा आवेश मान लो 10 कूलाम है, तो इस पूरे के पूरे वस्तु के भीतर जितने कण हैं ना, उन सभी कणों के अलग अलग आवेश को जोड़ोगे ना
तो वो भी 10 कूलाम के बराबर होगा। यानी इस वस्तु का कुल आवेश इसमें उपस्थित अलग अलग कणों के आवेश के योग के बराबर होते हैं। इसी को कहते हैं हम आवेशों की योज्यता। अब आवेश की बात हो और कूलाम सर को ना याद किया जाए, तो दो आवेशों के बीच अगर कुछ दूरी हो और वो किसी भी माध्यम में रखे हों तो उनके बीच कुछ बल लगता है और वो बल हम कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। कूलाम सर ने ये कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सम अप करें तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, नियतांक लग जाएगा कैपिटल K। इस K एक नियतांक है जिसका मान SI पद्धति में 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और CGS पद्धति में 1 होता है। तो हम जनरली SI पद्धति में ही लेके चलते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल पद्धति है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। और जहां पे एप्सिलॉन 0 एक नई टर्मिनोलॉजी आई आपके सामने जिसको हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। बस यही है कूलाम का नियम। अगर मान लो कि यहां पे कोई माध्यम हो, ये दोनों आवेश वायु में ना होके किसी माध्यम में स्थित हो जिसका परावैद्युतांक स्मॉल k हो, तो यहाँ पे k लिख देंगे। अगर कोई ऐसे माध्यम में होगा जिसका परावैद्युतांक k होगा तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। एप्सिलॉन 0 का मात्रक कई बार पूछता है, तो इस फॉर्मूले से अगर हम उल्टा करेंगे, इसको इधर इसको भेजेंगे, इधर इसको भेजेंगे, तो इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। संकेत के रूप में c स्क्वायर बटे में n इंटू एम स्क्वायर लिख सकते हैं। एप्सिलॉन 0 की वीमा, आवेश की वीमा 2 बार लिख दो, न्यूटन की वीमा लिख दो, दूरी की स्क्वायर की वीमा रख दो, ऊपर नीचे कर दो, हो जाएगा। कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखना चाहें तो बड़ा सिंपल है भाई, या तो ऐसे लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप, या फिर ऐसे लिख दो इसको, चूंकि R कैप बराबर आपको पता है R वेक्टर बटे में मॉड ऑफ R को R भी लिख सकते हो, तो F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और इंटू R वेक्टर हो जाएगा। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ये दोनों कूलाम के नियम के सदिश रूप है। अब बात आती है वैद्युत बल रेखाएं। जो आवेश होते हैं ना बच्चों, चाहे वो धनात्मक आवेश हो चाहे वो ऋणात्मक आवेश हो, उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो हमेशा अपने भीतर से बल रेखाएं गुजारते हैं। अब ये बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं और साथ ही साथ निष्कोण होती हैं, सतत कॉन्टिन्यूअस रूप से निकलती रहती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ना, वो धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं और अनंत तक जाती हैं, और ऋणात्मक जो आवेश होता है उस पर वैद्युत बल रेखाएं आके समाप्त होती हैं। और अगर धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित कोई निकाय है तो धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकल के ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, यानी एक बंद वक्र नहीं बनाती, एक सतत वक्र बनाती है ये। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश जो है वो बल रेखाओं के माध्यम से एक क्षेत्र बनाते हैं। जैसे ये अगर एक आवेश है तो इसका एक एरिया होगा जहां तक इस आवेश का प्रभाव काम करेगा, इसी एरिया को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। और ये जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो दो टाइप का होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र। अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर हैं तो एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। इसके हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सेम होगा, हर पॉइंट पर। ठीक है, और ये जो है वो असमान वैद्युत क्षेत्र है जिसके हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग होगा। इस बात को याद रखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र अभी मैंने बताया कि किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर का वह एरिया, वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव काम करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसकी तीव्रता निकालनी हो तो इस विद्युत क्षेत्र के भीतर अगर मान लो यहाँ पे कोई आवेश है Q, तो विद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है, तो जो बल लगेगा वो और आवेश, इन दोनों का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और ऐसी कंडीशन में इस आवेश पर वैद्युत क्षेत्र कितना बल लगाएगा अगर निकालना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, QE वाले फॉर्मूले से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम या फिर वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, और जो दिशा होती है वैद्युत क्षेत्र की वो होती है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, और ये एक सदिश राशि है, इन सारी बातों को याद रखना, ये सब यहाँ पे लिखा है। ठीक है, सारा चीज लिखा है। अब आगे चलते हैं। अब बारी आती है बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। मान लो बच्चों कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q, इस Q से कुछ दूरी पर, मान लो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर कहीं भी, यहाँ पे एक आप बिंदु P पर मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है आपको, तो आराम से इसके डेरिवेशन में पहले करेंगे क्या,
हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहां पे एक परीक्षण आवेश Q0 मान लेंगे और मान लेंगे कि भैया इस Q0 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0 होगी। समीकरण नंबर 1। अब चूंकि ये आवेश यहां पे माना है, इससे r दूरी पर एक Q आवेश है, तो यहाँ कुलाम बल लगेगा। कुलाम बल, इनके बीच की दूरी r है, तो ये होगा। अब इसी बलवा का मान उठा के इस पहले समीकरण में रख दो। जैसे ही रखोगे तो Q0 से Q0 कट जाएगा, फॉर्मूला आपका आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और 1/4πε0 को K भी कहते हैं, तो KQ अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन का है। अब तुम देख सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ग्राफ अति परवलयाकार बनेगा। यानी दूरी बढ़ाओगे बिंदु आवेश से तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। बड़ी सिंपल कंडीशन। अब बात आती है विद्युत द्विध्रुव की। भैया ये एक सिस्टम है, ये एक ऐसा निकाय है जिस निकाय में दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं और कुछ दूरी पर ये आवेश स्थित होते हैं। इनकी खास बात यह है कि विद्युत द्विध्रुव पर टोटल चार्ज जो होता है सिग्मा क्यू वो शून्य होता है, क्योंकि एक पर प्लस आवेश दूसरे पे माइनस आवेश, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे जल, HCl, HBr, ये सब क्या है, ये सब एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुल आवेश शून्य होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। चलो, और अब आगे चलें थोड़ा सा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब देखो वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश था, -q +q, और बीच की दूरी कुछ मान लो 2l या d, कोई भी मान लो। तो इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, चिन्ह नहीं परिमाण, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। ये जो है वो एक सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर है, और या फिर इसका एक और मात्रक डिबाई होता है। वीमा इसकी आराम से LTA निकाल दोगे, और दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, E के विपरीत, और E की दिशा प्लस से माइनस, तो इसकी माइनस से प्लस हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं। अब है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। क्विक रिवीजन फटाक से करा देता हूं, हालांकि कितनी बार ये डेरिवेशन कराया है, बट एक बार रिवीजन कर लो। भैया ये है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर यहाँ पे बिंदु P है जिसपे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इस -q आवेश के कारण बिंदु P पे निकालोगे तो E1 बराबर 1/4πε0 q, और बटे में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये दूरी प्लस ये दूरी, तो r + l का होल स्क्वायर, प्लस q आवेश के कारण यहां से इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1/4πε0 q, और बटे में यहां से यहां तक की दूरी कैसे निकालोगे, ये दूरी माइनस ये दूरी, तो r - l का होल स्क्वायर। दिशा दोनों को देख लो, तो ये वाला -q आवेश है, तो E1 की दिशा आवेश की ओर, E2 की दिशा आवेश से दूर की ओर। बिंदु P पर देखोगे तो E1 और E2 की दिशा एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे है। तो जब भी दो सदिश 180 डिग्री के एंगल पे हों तो परिणामी निकालने के लिए दोनों को घटा देते हैं। घटा दोगे, दोनों की वैल्यू रखोगे, मैथमेटिकल बेसिक कैलकुलेशन कर दोगे। यहां पे एक चेंजेस करना बस, चूंकि तुम जानते हो कि r का मान l की तुलना में बहुत बड़ा है, तो l स्क्वायर को आप कह सकते हैं कि r की तुलना में बहुत छोटा है यार, तो इसको नगण्य मान के छोड़ देंगे, l स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, और जहां q × 2l है वहां पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P मान लेंगे। तो यहां पे हमने इसको चेंज किया है, l स्क्वायर को हटा दो तो r स्क्वायर के स्क्वायर r⁴ हो जाएगा, और q × 2r, q × 2l आपका हो जाएगा P रख दोगे तो 1/4πε0 2p/r³ हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में 2kp/r³ भी लिख सकते हैं। तो यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अक्षीय स्थिति में कुछ दूरी पर फॉर्मूला का निगमन। अब निरक्षीय स्थिति में क्या होता है भाई क्या होता है निरक्षीय स्थिति में? बहुत सिंपल है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से लंबवत जो रेखा जाती है उसको कहते हैं निरक्ष। इस पॉइंट पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। -q आवेश के कारण यहां पे देखोगे जो दिशा होगी वो आवेश की ओर होगी, +q आवेश के कारण देखोगे तो आवेश से दूर की ओर होगी। बीच का कोण 2θ है इन दोनों के, तो ये θ और ये θ। इन दोनों वैद्युत क्षेत्रों को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करो, तो ऊर्ध्वाधर घटक हमेशा साइन जाता है, तो E2 sin θ और E1 sin θ नीचे की साइड, और अगर क्षैतिज घटक देखें तो E1 cos θ और E2 cos θ दोनों एक ही साइड। अब दोनों से E1 और E2 का मान निकाल लेना।
बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर सूत्र लगा के, चूंकि ये L है ये R है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट में r² प्लस L² हो जाएगा। और जैसे ही KQ/r² वाला फॉर्मूला लगा के और वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, तुम्हें पता चलेगा भैया E1 और E2 दोनों बराबर हैं, और यहाँ थीटा है ये कोण, चूंकि ये एकांतर कोण है तो थीटा ये है, तो कॉस थीटा का मान निकाल लो ये वाला, तो L बटा रूट में r² प्लस L²। अब तुम देखोगे कि भैया E1 और E2 का मान बराबर है और थीटा दोनों के लिए सेम है, तो E2 साइन थीटा E1 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के विपरीत है भैया, ये कैंसल आउट हो जाएगा। जुड़ेगा तो ये सिर्फ क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, तो इसको जोड़ देंगे, E1 E2 की वैल्यू रख देंगे, cos थीटा की वैल्यू रख देंगे, प्रॉपर सॉल्व कर देंगे और वहीं पे L² को नगण्य मान लेंगे और Q इंटू 2L की जगह पे P लिख देंगे, वही वाली कहानी, आराम से आपका KP/r³ आ जाएगा, यानी 1/4 एप्सिलॉन 0 P/r³। वैसे माफ़ी चाहूँगे यार, खांसी हो चुकी है थोड़ी बहुत, तो हो सकता है आज की क्लास में हल्का सा आपको डिस्टर्बेंस हो, हालांकि मुझे भी वीडियो रिकॉर्ड करने में डिस्टर्बेंस हो रही है, बट ज़रूरी है और आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो भाई हम छोड़ भी नहीं सकते। वो कहते हैं ना, टीचर एक पेरेंट्स की तरह होता है जो खुद को आग में झोंक के बच्चों की हेल्प करता है, ठीक है, आपके पेरेंट्स भी तो यही करते हैं मुन्ना। तो इसीलिए शिक्षक और पेरेंट्स, गुरु और माता पिता को सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ठीक है भाई, सॉरी फॉर टुडे, डिस्टर्ब हो रहा हो तो। अब देखो एक अगला टॉपिक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी वैद्युत द्विध्रुव को, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, तो बल आघूर्ण कितना लगेगा। तो देखो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, ये नेगेटिव आवेश है, ये पॉजिटिव आवेश है। भैया पॉजिटिव आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है और नेगेटिव आवेश पर वैद्युत क्षेत्र अपने विपरीत दिशा में बल लगाता है। कोई भी चीज पर दो बल लगे, एक इधर लगे एक इधर लगे, तो ये घूमने की कोशिश करेगी, तो आघूर्ण उत्पन्न होगा, और वही बल आघूर्ण, बल और गुणे क्रिया रेखा, इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा ये है, बीच की दूरी ये है लंबवत, तो लंबवत दूरी ले लेंगे। तो भैया टाउ बराबर आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में कितना बल लगता है QE, और इनटू बीच की दूरी AD ले लिया। अब AD साइन थीटा से निकाल लो, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण AB बटा BC, AB निकालना है तो BC साइन थीटा, BC का मान है भैया 2L, द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, 2L साइन थीटा, इसको यहाँ पे लाके पुट करो 2L साइन थीटा, जैसे ही पुट किए 2L साइन थीटा Q इंटू 2L P हो जाता है, तो P लिख दोगे PE साइन थीटा, और यही फॉर्मूला होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर उत्पन्न बल आघूर्ण का। क्लियर बच्चा, शाबाश शाबाश। अभी तो देख ले भाई, तीन कंडीशन होती है, अगर द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखें तो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, टाउ का मान मैक्सिमम आएगा जो कि होगा PE, समांतर रखेंगे थीटा का मान 0 हो जाएगा, टाउ का मान 0 हो जाएगा, कोई आघूर्ण नहीं उत्पन्न होगा। 180 डिग्री रखेंगे तो ऐसी कंडीशन में टाउ का मान अगेन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दो कंडीशन में 0, एक कंडीशन में मैक्सिमम। किस कोण पे मैक्सिमम, तो 90 डिग्री पे। अगला टॉपिक गॉस का प्रमेय, सॉरी वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स ये कहता है कि भैया मान लो तुम्हारे पास वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्रफल हम ले लें, यहाँ पे एक छोटा सा जंगला टाइप की आकृति ले लें, और इस आकृति से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी ना, उसी को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, और वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है, या फिर इसको अगर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को खोलें तो EA cos थीटा होता है, ठीक है, फाई बराबर EA cos थीटा होता है। इसका जो मात्रक होगा वो होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। वीमा आप इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। ये एक अदिश राशि है बच्चों, इसमें दिशा नहीं होती, वैद्युत फ्लक्स की दिशा नहीं होती, ठीक है। अब इसमें भी कुछ स्पेशल कंडीशन है कि अगर मान लो जो तल है आपने लिया जिससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर तल हो तो मैक्सिमम बल रेखाएं उसके भीतर से गुजरेंगी, तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। तो किस कोण पे अगर हम किसी काल्पनिक पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में रखें ताकि फ्लक्स मैक्सिमम आए, तो काल्पनिक पृष्ठ को थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखने पर
थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखने पर जो आपका फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम आएगा। बट एक चीज और याद रखना कि ई तथा ए के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, ए के बीच का कोण, ई और ए के बीच का कोण कितना होना चाहिए, तो वो 0 डिग्री होना चाहिए। कैसे? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है। अगर तल न लंबवत है वैद्युत क्षेत्र के, बट क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र का गुणनफल वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, और क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत होता है, तो ए भी इधर, ई भी इधर, तो इसलिए ई और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1 होता है, जिसकी वजह से ई ए आ गया, और यही मैक्सिमम फ्लक्स है। और इसी का जस्ट उल्टा, अगर वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ को क्षेत्र के समांतर रखा गया है, तो तल तो आपका समांतर है, बट क्षेत्रफल सदिश मार्कर इसके लंबवत है, तो भैया ए का मान ऊपर, वैद्युत क्षेत्र इधर, बीच का कोण 90 डिग्री। ये 90 डिग्री क्या है? ई तथा ए के बीच का कोण है, ई तथा ए के बीच का कोण है भैया। तो जैसे ही आप इसमें 90 डिग्री पुट करोगे, cos 90 का मान 0, जिसकी वजह से फ्लक्स 0। सिंपल सा कंडीशन। ठीक है भाई, अब आगे चल ले यार। सतत आवेश वितरण, आवेशों को अलग अलग तरीके से हम वितरित कर सकते हैं, लंबे तार पर भी वितरित कर सकते हैं। तो किसी अगर तार के मान लो छोटे से हिस्से पर, मान लो एक तार है, इस तार के इस एल लंबाई पर अगर हम आवेश को वितरित करें, तो उस कंडीशन में जो घनत्व हमारा मिलेगा वो कहेंगे हम उसको रैखिक आवेश घनत्व। कि एक छोटी सी लंबाई पर आवेश को हमने इकट्ठा किया, तो इसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको लैम्ब्डा से प्रदर्शित करेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसका मात्रा कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा, और वीमा आपका एल पे -1 AT हो जाएगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठ ले लिया कोई, जैसे मान लो कोई भी पृष्ठ, आयताकार पृष्ठ, त्रिभुजाकार पृष्ठ, वो पृष्ठ ले लिया, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। अगेन मात्रा कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, और वीमा उसके अकॉर्डिंग। आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। कोई ऐसी चीज जिसमें आयतन हो, जैसे गोला हो गया, है ना, एक गोले का आयतन होता है ना, तो गोला हो गया, और अन्य चीजें हो गई, ठीक है, जिसमें आयतन होता है, घनाभ हो गया, घन हो गया, तो उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न आवेश, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न आवेश को हम कहते हैं क्या? आयतन आवेश घनत्व, रो बराबर होता है कूलाम इंटू मीटर क्यूब। क्लियर बच्चा? शाबाश यार। गॉस का प्रमेय क्या कहता है? गॉस का प्रमेय यही कहता है कि भैया कोई बंद पृष्ठ हो, चाहे वो नियमित हो चाहे वो अनियमित हो, तो किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर अगर बहुत सारे आवेश हैं, तो उन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होगा उस पूरे पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान। ध्यान रखना, जो आवेश इस पृष्ठ से बाहर होगा वो काउंट नहीं होगा फ्लक्स को बताते समय। फ्लक्स को बताते समय वही आवेश का योग करेंगे जो पृष्ठ के भीतर है, और ये वाला नियम केवल और केवल बंद पृष्ठों के लिए ही सत्य है, खुले पृष्ठों पर यह काम नहीं करता। गॉस के नियम के कई सारे अनुप्रयोग मैंने कराए थे, जैसे अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी नियम के अनुप्रयोग के तहत आप निकाल सकते हैं। जैसे एक तार है, तार के चारों तरफ अगर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है, तो आप कौन सा गॉसियन पृष्ठ कल्पना करोगे? तो भैया जाहिर सी बात है एक बेलन। अब बेलन के दोनों सतहों पर, दोनों समतल सतहों पर एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश ले लीजिए, छोटा सा एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लीजिए। सतह ऐसा होता है, तो इसके लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश। तो डीए वेक्टर ये रहा, प्लस आवेश अगर तार पे है तो वैद्युत क्षेत्र इधर होगा, थीटा 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री, और जो बेलन का वक्रीय भाग है उस पर अगर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब दो चीजें तुमको याद रखनी है। पहली चीज, एक बार गॉस के नियम से वैद्युत फ्लक्स निकालना है, और एक बार आपको परिभाषा से निकालना है। तो हम भैया परिभाषा से सबसे पहले निकाल लेते हैं। परिभाषा से अगर निकालोगे तो ई डॉट ए करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो पहले इस वाले हिस्से का निकालो, समतल सतह 1, फिर समतल सतह 2, इस वाले से फ्लक्स कितना निकलेगा वो निकालो, और एक बार वक्रीय सतह से निकालो। ठीक है, सबका कोण बताओ। तो यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे भी 90 डिग्री था, यहाँ पे 0 था। 90 होने के कारण cos 90 का मान 0, cos 90 का मान 0 और cos 0 का मान 1,
तो ये ई डॉट डी ए बचेगा, जिसमें ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ए, चूंकि ये एक बेलन का वक्रीय भाग है, छोटा सा क्षेत्रफल डी ए है, अगर पूरा उसको जो है वो हम समाकलित करेंगे तो बेलन छोटे छोटे वृत्तों से मिलकर बना, तो वृत्त की परिधि के बराबर होगा, तो इंटीग्रेशन डी ए बराबर 2 पाई आर एल, 2 पाई आर इंटू एल, तो 2 पाई आर तो वृत्त की परिधि हो गया और एल बेलन की ऊंचाई, तो ये इंटीग्रेशन डी एल का मान ये हो गया। अब जैसे डी ए का मान की जगह पे 2 पाई आर एल रखेंगे, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और दूसरा मैंने कहा था कि गॉस के प्रमेय से फ्लक्स निकाल लो, तो चूंकि ये भी एक बंद पृष्ठ है भैया बेलन, तो फाई कुल बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0। पर तुम जानते हो मुन्ना कि अगर ये तार है ना, तो तार पे रेखीय आवेश घनत्व लगता है, सो लेमडा बराबर क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर लेमडा इंटू एल। ये क्यों निकाला? ताकि यहाँ पे लेमडा के रूप में वैल्यू पुट कर दे, तो लेमडा इंटू एल बटा एप्सिलॉन 0 समीकरण नंबर 2 मान लिया। इन दोनों की तुलना कर दो, जैसे ही इन दोनों की तुलना करोगे तो एल से एल कट जाएगा, ई का मान निकालोगे तो लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। इसको सही से लिखने का तरीका यही है कि 2 से ऊपर गुणा करो, 2 से नीचे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नीचे हो जाएगा 2 लेमडा अपॉन आर। चूंकि देखो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच रिलेशन एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती है, इसलिए ग्राफ अति परवलयाकार बनेगा। मतलब उस बेलन से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाएगी। सेम ऐसे ही है, देखो गॉस के प्रमेय के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, एक मैंने बता दिया, दूसरा देख ले भाई, ये एक अनंत विस्तार की चालक चादर है या आवेशित सीट है, इसके निकट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो सेम वही कर, एक बेलनाकार जो है वो पृष्ठ की कल्पना कर ले भाई, इसके समतल सतह यहां और यहां छोटा सा क्षेत्रफल ले ले, दोनों जगह थीटा का मान 0 होगा, वक्रीय सतह पर लेगा तो क्षेत्रफल सदिश ऊपर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता साइड 90 डिग्री होगा। अब पहले परिभाषा से निकाल ले भाई, तो परिभाषा से सबसे पहले निकालेगा तो दो जगह थीटा का मान 0 आएगा, इसलिए ई ए हो जाएगा, और एक जगह थीटा का मान 90 डिग्री होगा जिसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक जगह 0 हो गया, एक जगह ई ए हो गया। तो अब ई और इंटीग्रेशन डी ए और प्लस ई इंटीग्रेशन डी ए, तुम देखो यहां पे और यहां पे थीटा का मान 0 था, तो यहां पे इंटीग्रेशन डी ए को अगर करोगे तो क्या होगा? तो ये वाला क्षेत्रफल डी ए है तो पूरा क्षेत्रफल ए होगा इसका, तो इसकी जगह पे ए लिख देंगे, इंटीग्रेशन यहां पे लिखेंगे, चूंकि इंटीग्रेशन डी ए बराबर ए, क्योंकि वह समतल सतह का क्षेत्रफल है, तो ये ई ए हो गया, तो 2 ई ए, तो फाई कुल बराबर 2 ई ए हो गया समीकरण नंबर 1। और गॉस के नियम से निकालोगे तो यहाँ पे चूंकि अब पृष्ठ है, चादर का पृष्ठ होगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बाई ए हो जाएगा, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए। अब इसी क्यू की जगह पर रख दो वैल्यू, जैसे ही रखोगे समीकरण नंबर 2 मान लो, दोनों फाई कुल को कंपेयर कर लो, ए से ए कट जाएगा, तो ई बराबर सिग्मा बटा 2 को इधर भेज दो, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला ये प्रूफ करता है कि इस चादर से 2 मीटर की दूरी पे, 4 मीटर की दूरी पे, 10 मीटर की दूरी पे हर जगह वैद्युत क्षेत्र का मान सेम होगा, दैट इज सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। दूरी पर यहां डिपेंड नहीं करता। तो यह है आपका दूसरा अनुप्रयोग। तीसरा आपका एक समान गोलीय चालक वाला है ना, तो जो चालक गोला है उसके पृष्ठ पर, उसके बाहर जो बाहर वैद्युत क्षेत्र होता है, सेम वैसे ही गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। यहां पे क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण देखेंगे, तो ये वाला जो आएगा बाहर वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। रिकॉर्डिंग चल रही है, बस 5 मिनट में आ गया रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग जल्दी आइए, हमारे पास टाइम नहीं। ठीक है तो ये चीज है मुन्ना, तो ये बाहर है। अब पृष्ठ के लिए चूंकि त्रिज्या कैपिटल आर है, तो पृष्ठ के लिए कैपिटल आर हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, है ना। और भीतर चूंकि आवेश नहीं होते, भीतर आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य हो जाएगी। और ये पूरा का पूरा डेरिवेशन मैंने करा रखा है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा चैप्टर मुन्ना, जिस चैप्टर में हमने इतने बड़े चैप्टर को 30 मिनट में फटाक से रिवीजन कर लिया। अब अगर आपको ये पूरी की पूरी गन शॉट अच्छी लगी तो अपने सारे दोस्तों को भेजो यार, सारे बच्चों को भेजो, क्योंकि हम आपको इस तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं कि कहीं भी कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली है। हमारे साथ बस जुड़े रहो, क्योंकि जुड़ गए भौकाल मचा दोगे, मजाक से हट के कह रहा हूं। चलो भाई, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
अपना ख्याल रखो बच्चों और पढ़ते रहो यार, बेस्ट करना है। जय हिंद।